हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यावाणी में। हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी और उसमें भी जो हिस्ट्री सेगमेंट है हम उसको डिस्कस कर रहे थे। और हिस्ट्री सेगमेंट में पहला चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके हम लोग अभ्यास प्रश्न को यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाएंगे यहाँ पे सारे प्रश्नों को एक एक करके, और आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्या है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। हम लोगों ने इसके पहले एक मैंने वीडियो डाला है, 5 क्वेश्चन थे, उसमें सिचुएशंस को, जो सर्कमस्टेंसेस थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, उसको हमने डिस्कस किया है उसमें। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। फ्रांस की क्रांति शुरुआती निम्न परिस्थितियों में हुई। पहला क्या है कि जब लुई 16 का शासन था, जब वो रूल कर रहा था, तो उस टाइम पे कई बार युद्ध की मार झेलने से फ्रांस की आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी थी। वो कई सारे वॉर पे उलझा था, और उस सिचुएशन में क्या था, लुई 16 का जो रूल था उस टाइम पे कई जगह पे वॉर में वो उलझा हुआ था, जिसकी वजह से क्या था कि रेवेन्यू खाली हो चुका था फ्रेंच का। अब इनको कोई भी वर्क करना है, डेवलपमेंट करना है, यूनिवर्सिटीज़ बनानी है, हेल्थ को लेके कुछ करना है, तो इनके पास इनकी ट्रेजरी तो खाली है, खजाना तो इनका खाली है। तो क्या करेंगे फिर उस सिचुएशन में, ये लगाएंगे टैक्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अब उसे फिर से नए कर बढ़ाने की आवश्यकता हुई। अब ये सर्कमस्टेंसेस हैं कि पहुँच गए हैं, लुई 16 रूल कर रहे हैं, ट्रेजरी बिल्कुल, खजाना पूरा खाली है, और अब ये टैक्स लगाएंगे तो क्या होगा। फिर सेकेंड नंबर दिया हुआ है कि मजदूरों, व्यवसायियों एवं किसानों का शोषण हो रहा था। मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही थी उस हिसाब से उनकी वेजेस नहीं बढ़ रही थी, और वेजेस न बढ़ने से लोगों को चीज़ें महंगी मिल रही थी। लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि लोग चीज़ खरीद सकें। इसी वजह से देखिए एक ही सर्कमस्टेंसेस थी। किसानों की फसलें कड़ाके की ठंड के कारण मारी गई थी। कहीं ना कहीं जो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी तो फसलें बर्बाद हो रही थी, और जब फसलें बर्बाद होंगी तो आप जानते हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज़ जो होती हैं, जो बहुत आवश्यक वस्तुएं होती हैं, उनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। उस सिचुएशन में कॉमन मैन जो है बहुत सफ़र करना पड़ता है उसे। चीज़ें, एक तो उतना वेजेस नहीं मिल रहा है, और वेजेस नहीं मिल रहा है तो वो एसेंशियल चीज़ें जो घर में खाने पीने के लिए होती हैं वो तक भी वो नहीं जुटा पा रहा है। तो जब भूखा पेट है तो वो क्या करेगा, रेवोल्यूशन करेगा। और उस सिचुएशन में फ्रांस में क्या है, अब रेवोल्यूशन की डिमांड है। जब लोग को अपनी बेसिक नेसेसिटी, जो बेसिक नीड्स हैं, जब वो ही नहीं फुलफ़िल हो रही हैं तो क्या होगा, रेवोल्यूशन होगा। खाने पीने की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, आगे है कि थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे अब खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर चुके थे। जो तीसरे स्टेट के लोग थे वो अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर चुके थे, और नए संविधान भी बनाना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी, वो मेजोरिटी में थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने नए संविधान बनाना शुरू कर दिया। और इस समय कुछ दार्शनिकों के विचार और निरंकुश शासन से पूरा फ्रांस आंदोलित हो चुका। तो ऐसे में जब कॉमन मैन सफ़र कर रहा है तो उसको, कुछ दार्शनिक लोग थे, कुछ फिलोसफर्स थे, उसको उन्होंने चिंगारी को आग में बदलने का काम किया। मीन्स उनके जो कॉमन मैन की आवाज़ थी उस आवाज़ को उन्होंने और आगे बढ़ाया। सो ये सर्कमस्टेंसेस थी फ्रेंड्स, आप देखिएगा इनको। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्रांसीसी समाज किन तबकों को क्रांति का फ़ायदा मिला। वही जो हमने इसके पहले क्वेश्चन डिस्कस किया है, वही चीज़ें हैं कि किन को फ़ायदा मिला, और कौन समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, और क्रांति के नतीजों से समाज के किस समूह को निराशा हुई। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। फ्रांसीसी समाज के तीसरे तबकों को क्रांति का फ़ायदा हुआ, जो थर्ड स्टेट था उसको फ़ायदा मिला, और कुलीन वर्ग को सत्ता छोड़ना पड़ा। जनता से जो सामंत कर वसूलते थे उनको क्या है, इन सब चीज़ों से मुक्ति मिली। पादरी वर्ग मतलब जो क्लर्जी मैन था उसको भी निराशा हुई, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट पावर थी, वो टैक्स भी ले रहा था, टैक्स दे भी नहीं रहा था, और कॉमन मैन से टैक्स लिया करता था थर्ड स्टेट से, तो उसको भी अब निराशा होगी, क्योंकि उसके भी अब सारे काम बंद हो जाएंगे ये। और चर्चों के भवनों को कार्यालय में तब्दील कर दिया। जितने भी चर्च के भवन थे, जो ये सब लूट खरीद फरोख्त का काम कर रहे थे, तो इन सबको कार्यालय, मतलब एक तरीके से ऑफिस बना दिया गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं और 20वीं सदी
कि दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति की विरासत क्या थी। क्या विरासत थी? तो 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति निम्न विरासत छोड़ गई। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। क्या? स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार। कहीं ना कहीं जो एक राइट मिला लोगों को, पीपल्स के जो राइट थे उनको दिए गए, एक जो फ्रीडम थी वो लोगों में आई। लोगों को इतना खरीदा फरोदा जाता था, उनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे, उनका शोषण किया जाता था और उनको बोलने का अधिकार नहीं था, अपनी बातों को रखने का अधिकार नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसकी वजह से जो बदलाव आया उस क्रांति के बाद, तो इसने लोगों को अधिकार दिए, स्वतंत्रता मिली लोगों को, नए विचार निकल के आए। ये सब कहीं ना कहीं पूरे विश्व को एक विरासत के रूप में मिला। वहाँ से शुरुआत हुई और भी अगल बगल के अब जो देश रहेंगे वो भी कहीं ना कहीं इन विचारों से प्रभावित होंगे, इन विचारों को अपने यहाँ लाने की कोशिश करेंगे। विश्व के अधिकांश देशों के अंदर जहाँ इस स्थिति की क्रांति की आवश्यकता थी, उन्हें फ्रांस की क्रांति ने प्रेरणा मिली। और भी जहाँ अत्याचार हो रहे थे इस टाइप के, तो उनको प्रेरणा मिली कि हमें भी आंदोलन करना चाहिए, हमें भी क्रांति करनी चाहिए, तब जाके हमारे अधिकार, हमारी स्वतंत्रता हमें मिल पाएगी। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड में भी इस क्रांति की प्रेरणा से क्रांति हुए और विश्व पटल पर आमूल परिवर्तन हुए। इस क्रांति की प्रेरणा से विश्व के अनेक देश में सामाजिक, राजनीतिक, क्रांतिकारी आंदोलन हुए। इस क्रांति से तानाशाही, निरंकुश शासकों का अंत हुआ और विश्व जनमानस अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन को प्रेरित हुए। तो और भी जो लोग थे विश्व के कोने में और जो भी देश थे जो इन सब सिचुएशंस को फील कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये जो रेवोल्यूशन थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उनको ये मोटिवेट करने का काम किया इस रेवोल्यूशन ने, फ्रांस की क्रांति ने। अगला प्रश्न है कि उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्राप्त हुए हैं। तो कौन कौन से ऐसे हैं जो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से अधिकार मिले हैं? तो जीवन का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, कानूनी बराबरी का अधिकार है, स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता का और बंधुत्व। ये सारे अधिकार हमें कहाँ से मिले हैं? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर विरोध थे, मतलब कई सारे अंतर विरोध थे? तो इसका उत्तर है सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश वास्तव में अंतर विरोधों से घिरा था। जो सार्वभौमिक अधिकार था, क्या? पहला नंबर बोला है कि मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा में कई आदर्श संदिग्ध थे। उदाहरण के लिए कानून केवल समाज के हानिकारक कार्रवाइयों को रोकने के लिए ही अधिकार रखता था। जो कानून था केवल समाज के हानिकारक कार्रवाइयों को रोकने के लिए ही अधिकार रखता था, जबकि अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक अपराधों के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। अगला है, घोषणा में यह कहा गया है कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। कानून क्या है? सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को इसके गठन में भाग लेने का अधिकार है और सभी नागरिक इसके समक्ष हैं, समान हैं। जबकि उस समय जब फ्रांस एक संवैधानिक राजशाही बन गया था, तब लगभग 3 लाख पुरुषों और महिलाओं को जो 25 वर्ष की आयु के अंतर्गत थे, उन्हें वोट देने की अनुमति नहीं थी। अगला है, अतः इससे स्पष्ट है कि सार्वभौमिक अधिकार जो दिया गया है, कहने को तो सार्वभौमिक है पर वो है नहीं रियल में, समाज के कुछ वर्गों तक ही सीमित था। संविधान के अमीर वर्गों के लिए ही यह उपलब्धि थी, बाकी जो सामान्य कॉमन मैन जो था वो अभी भी सफ़र कर रहा था। जो वीमेन थी, जो महिलाएं थीं, वो अभी भी सफ़र कर रही थीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण। अब इसी सिचुएशन में होता है नेपोलियन का इमरजेंस, तो इसको कैसे समझा जा सकता है? देखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ होता है 1769 में। कहाँ पे? रोम सागर के द्वीप कोर्सिका की राजधानी अजासियो में। रोम सागर का द्वीप है, कोर्सिका है, कोर्सिका की कैपिटल है क्या? अजासियो। अजासियो में किसका जन्म होता है? नेपोलियन का। वह साधारण प्रतिभा का स्वामी था। उसने पेरिस के फौजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सेना में भर्ती हुआ और असीम वीरता, साहस और सैनिक योग्यता द्वारा उन्नत का सेनापति बन गया। उसने ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के विरुद्ध विजय प्राप्त की। तत्पश्चात वह डायरेक्टरेट का प्रथम बना और थोड़े समय में ही वह फ्रांस का सम्राट बन गया। उसने अपनी योग्यता और कुशलता से फ्रांस में शांति व्यवस्था स्थापित की। किसने? नेपोलियन ने। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका देखा जाए तो अभ्यास जो था, एक्सरसाइज जो थी वो कंप्लीट हो गई है। आप
इस चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें पसंद आ रहा हो तो। और ये जो आपका प्यार है ये हमें मोटिवेट करेगा और हम और भी वीडियो सारे सब्जेक्ट के एसएसटी के जो भी पार्ट हैं, चाहे हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, इन सब का हम आपके सामने ले आएंगे वीडियो और एक एक करके डिस्कस करेंगे। बस ये है कि 1 बाय 1 करके वीडियो आएंगे, एक साथ वीडियो नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारा भी कंपटीशन का समय चल रहा है और तैयारी में भी उलझा रहता हूँ, उसके बाद भी ये वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल।